हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका 25th को गवर्नमेंट स्कूल का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत इजी आया था। तो आज हम उसी पेपर से आपके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपके एमसीक्यू कैसे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको पता है 1 से 20 आपके एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम। तो सब्लिमेशन कब होता है? जब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। तो आपको पता है सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इधर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन से इनमें से ऑप्शंस में से कौन शो करेगा? लेमनेड तो ये नहीं शो करता, वाटर एंड मिल्क, सॉल्ट एंड सॉइल, ग्लूकोज एंड वाटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी डिस्कस करवाया था। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 282। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेल्स इन बायोलॉजी वर डिस्कवर्ड बाय। सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम। नंबर 5 कह रहा है when the slide of human cheek cell is prepared and observed under a microscope, a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell is observed. Identify the correct organelle mentioned above. अब वो सिंपल सी बात कह रहा है, जब हम अपनी चीक सेल्स को स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हर एक सेल के सेंटर में एक डॉट दिखती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या वैक्यूल कहेंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस? तो आपको पता है सेंटर में हर एक सेल के जो डॉट होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक बार हिंदी में भी फटाफट से देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। तो ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस से गैस में पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान कीजिए जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा? पानी और दूध। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होती है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 282। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार बिंदु जैसी संरचना दिखाई देती है। ऊपर वर्णित सही अंगक की पहचान कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रक, डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस सच अ सोल्यूशन इज नोन एज। ऐसे मीडियम की बात कर रहा है जिसके पास लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की सेल से, तो पानी का लॉस हो रहा है, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, विच मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो आपको पता है कि ग्रोइंग टिप में कौन सा मेरिस्टम इन्वॉल्व होता है? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी या कॉम्प्लेक्स? तो आंसर क्या होगा आपका? एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेड ऑन दी। तो आपको पता है डिस्टेंस आपका किस पे डिस्प्ले होता है? ओडोमीटर पे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वैन मूविंग ऑन अ हाईवे हैज अ सूटकेस केप्ट अबव इट। A truck stopped suddenly in front of it. The driver of the van immediately applied brakes to stop. The driver forgot to tie the suitcase, so on stopping the suitcase will fall due to inertia towards. तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड या बैक साइड? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रंट साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। पिक द करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द पावर फ्रॉम बिलो। तो आपसे सिंपली पावर का फॉर्मूला पूछा है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया? P इक्वल टू टी अपॉन डब्ल्यू, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी टी इक्वल टू डब्ल्यू, P इंटू डब्ल्यू इक्वल टू टी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फटाफट हिंदी में देख लेते हैं। यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासरण द्वारा जल खो देती है। ऐसे विलयन को कहा जाता है परासरण दाबी विलयन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
क्योंकि सेल के पास ऑलरेडी पानी ज़्यादा था। कौन सा विभजोतक तना और जड़ के बढ़ते सिरे में मौजूद होता है? तो आपको पता है जड़ में और तने में दोनों में ही बढ़ते सिरे में कौन सा विभजोतक उत्तक प्रेजेंट होता है? आंसर क्या होगा आपका? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था। एक ट्रक अचानक उसके सामने रुका। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए, वैन को रोक दिया। ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया था, इसलिए रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिर जाएगा? तो सिंपल सी इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, जड़त्व के नियम की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामने की ओर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर की इसने डेफिनेशन दी आपको। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने के लिए सही समीकरण चुनिए। तो आपसे सिंपल पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य बटे में समय। क्वेश्चन नंबर 11, Sakshi climbs stairs of a building and reaches 8 meter above the ground. If her mass is 40 kg and value of g is 10 meter per second square, then her potential energy will be। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो आपको तीनों ही वैल्यू दे रखी है, मास भी दिया हुआ है, जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है और हाइट भी आपको दे रखी है। तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 40 इंटू में 8 इंटू में 10। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिसाइड्स इट्स लाउडनेस। बेसिकली लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? आपका आंसर होगा एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर यूज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट और लंग्स इन अ पेशेंट्स बॉडी। सेलेक्ट द नेम ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बीट को सुनते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीशीज इज अ सरफेस फीडर इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर। तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर में जो फिश सरफेस फीडर होती है, सर क्या होएगा आपका? कैटला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट डिजायरेबल फॉर बी कीपिंग। मधुमक्खी, बीज ब्रीड वेरी वेल, bees stay in a beehive for long periods, bees have high honey collection capacity, bees sting more and go to different pasturages। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, नॉट डिजायरेबल पूछा था। हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, साक्षी एक इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ती है और ज़मीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है। यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसकी स्थिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको इसके लिए स्थिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है mgh। यहाँ पर आपको सिंपली सारी वैल्यूज़ को रख के मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि आपको तीनों ही वैल्यू दे रखी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3200 जूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है वो कौन सा है? आयाम, आवृत्ति, वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। तो आपका आंसर हो जाएगा आयाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सा यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सा यंत्र का नाम चुनिए। तो उस चिकित्सा यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रज्जित मिश्रित मछली संवर्धन में सतह में से अपना भोजन प्राप्त करती है? तो आपसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी मछली है जो सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है? तो ऑप्शन है रोहू, कटला, मृगाल या ग्रास क्रैप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कटला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं है? याद रखना है आपको, नहीं है पूछा है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छी तरह से प्रजनन करती हैं, सही है। मधुमक्खियाँ लंबे समय तक छत्ते में रहती है, ये भी सही बात है। मधुमक्खियों में मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खियाँ अधिक डंक मारती हैं और विभिन्न चरगाहों में चली जाती हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर फॉडर क्रॉप्स। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे पूछे हैं, गुड कैरेक्टर पूछा है। तो डॉफनेस एंड नो ब्रांचिंग नहीं, डॉफनेस मतलब प्लांट की हाइट छोटी होती है। टॉलनेस एंड लिटिल ब्रांचिंग, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, डॉफनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक रीजन और असर्शन के क्वेश्चन है, तो एक एक करके देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है आपका, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन रीचेज अस इन सेकेंड्स।
तो ये बात सही है। रीज़न बोल रहा है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, तो ये भी आपका बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 18th क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस। ये बात गलत है, ऑल ओवर द प्लांट सरफेस नहीं बोलता, अगर वो लीफ बोलता तो ये बात सही हो जाती। रीजन बोल रहा है स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स, तो आपका ये वाला रीजन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 19th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। तो ये बात सही है कि नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। रीजन बोल रहा है व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन कॉज चेंज इन एक्सकलरेशन, तो ये इसका रीजन नहीं है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडिविजुअली दोनों सही है बट इसके लिए स्टेटमेंट के लिए ये रीजन सही नहीं है। कृषि संबंधित विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। बौनापन और कोई शाखाएं ना होना, नहीं, कोई शाखाएं नहीं होंगी तो अच्छी नहीं होगी। लंबाई और थोड़ी सी शाखाएं होना, गलत। लंबाई और संघन शाखाएं होना, बौनापन और संघन शाखाएं होना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब 17 से 20 आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अभिकथन दिया हुआ है रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड से हम तक पहुंच जाती है। कारण है गैस में अन्य गैसों की विसरण बहुत तेजी से होता है। तो ये बात सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अभिकथन बोल रहा है स्टोमेटा पौधों की पूरी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि पूरी सतह पर प्रेजेंट नहीं होते, पत्तियों पर प्रेजेंट होते हैं। कारण दिया हुआ है स्टोमेटा पौधों की गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं, तो ये बात सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस पर लगने वाला बल को संतुलित बल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका कारण कह रहा है इसमें जब असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करते हैं तो इससे त्वरण में परिवर्तित हो सकता है। ये भी बात सही है बट ये वाला आर इसका कारण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं मगर आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जीरो। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है अ सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस फ्रॉम द अर्थ मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर सम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड द मून। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में घूमता है और फिर कक्षा बदलकर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिकथन सही है मगर कारण गलत है। तो इस तरीके से हमने आपके 20 MCQ डिस्कस कर ली हैं। आप देख सकते हैं आपने कितने MCQ पेपर में सही किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।